यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2018 का पेपर सेकंड हिंदी। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड आपके सामने है। इस बार क्या है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 75 प्रश्न पूछे जाते थे, अब कितने 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें। पहले पूछे जाते थे 50 सेकंड में और थर्ड पेपर होता था उसमें 75। अब जो पैटर्न है उसमें सेकंड पेपर सिर्फ 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जो जनरल और सेकंड पेपर जो होगा वो होगा आपका सेकंड, जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, और उसमें 100 प्रश्न आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रश्न संख्या 1 ध्यान देंगे दोस्तों। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? फिर से सुने, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है 4। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद 4 हैं। अगला प्रश्न है 2। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से देखें। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मगही। मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। कौन सी रचनाएं आती हैं ये बताना है। तो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की कौन सी रचनाएं आती हैं साहित्यिक? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4 तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई रचनाएं। ठीक है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई रचनाएं 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं हैं, जो कि सिद्ध साहित्यों में आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 4। गौर करें। कबीर के निर्गुण पंथ, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक, अगला प्रश्न है 5। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ध्यान से सुनना। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का विचार है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों 6। प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की शाखा से है। कौन सी से? ऑप्शन फर्स्ट राम भक्ति शाखा से। ठीक है, राम भक्ति शाखा से इसका संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों 7। 6 का हमने देख लिया, क्या था इसका सही उत्तर? राम भक्ति शाखा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब है प्रश्न 7 यानी 7। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? एक रचना है दोस्तों भ्रमर गीत, एक है भंवर गीत। तो यहाँ पर ध्यान रखें, भंवर गीत की बात हो रही है, चंद्र बिंदु है इसके ऊपर। तो ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों नंददास की। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 8। ध्यान दें। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, ठीक है, क्या है यहाँ पे पूछना, ये बताना है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के
चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कैसा युग है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ पहले तो सही है। हमें इस वाक्य को पूरा करना है। ठीक, आधा वाक्य प्रश्न में है और आधा हमें उत्तर में मिला है, तो इसका सही ऑप्शन फोर्थ है। ध्यान से पढ़ें। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखें। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? क्या कहा? ध्यान से सुनना। कवि ठाकुर ने किस राजा के, यानी एक राजा थे जिन्होंने कवि ठाकुर को कटु वचन कह दिए थे। ठीक है, और कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली। किसने? कवि ठाकुर ने। ठीक, तो और क्या कहा था तलवार निकालते हुए? तो ध्यान से सुने। प्रश्न मैंने आपको गलत बता दिया है, फिर से सुने। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? ठीक है, सही बता रही थी, गलत नहीं था। तो देखते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ध्यान से सुनना, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरीबे में नेकू जे ना मुरके। ठीक है, दान युद्ध जुरीबे में नेकू ना मुरके, यानी जो दान देने की बात हो, युद्ध की बात हो, ठीक है, इन सब में वो जरा भी पीछे नहीं हटे। नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के वृद्ध हैं सनेही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। चौजिन के चौजी महा, ये लाइन पूछी जाती है पता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। देखो, चौजिन के चौजी महा मौजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पै चाकर चतुर के। चौजिन के चौजी महा मौजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पै चाकर चतुर के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ध्यान से देखें। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर है फोर्थ, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी प्रेम संपत्ति कला, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी, ये सब ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। प्रलाप इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है 11, ध्यान से सुने। पंक्ति है, बागियान बसंत बसेरो कियो। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को, गौर करें दोस्तों। प्रश्न 11, बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? तो ये बताना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला प्रश्न है दोस्तों 12, ध्यान से देखें, पंक्तियां हैं ये। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं दोस्तों, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों
13 आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है 14, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 14, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ठीक है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो वह निबंध बताना है जिसमें ये पंक्ति लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है सेकंड, युद्ध और नारी। युद्ध और नारी निबंध से ली गई पंक्तियां हैं, जैसा कि युद्ध इसमें शब्द भी आया है, केंद्र है। ठीक, अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? फिर से सुने, निम्नलिखित में से किस कहानी में, कहानी बतानी है, अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ठीक है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी है जिसमें अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें। 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ठीक है, तो वो उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अगर आपने पढ़ा हो तो परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास है, बहुत अच्छा है। अगर इसको आप पढ़ें तो देखना कि किस तरह से मतलब जो है मदन मोहन पर मतलब अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव पड़ता है और वो बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर उनके दोस्त जो हैं, ठीक है, वो उन्हें कैसे बचाते हैं, वापस उन्हें सही राह दिखाते हैं। तो अच्छा है, आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 17, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? देखो डायरेक्ट पूछ लिया गया है। इससे पहले के प्रश्न पत्र देखें और ये वाला प्रश्न पत्र देखें, जमीन आसमान का अंतर है इनके पैटर्न में। ठीक, तो चीजें कुछ नहीं है, वही है, बस उनका पूछने का ढंग अलग है। ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी ऐसे रखें कि प्रश्न कैसा भी आ जाए प्रश्न पत्र, बस आप टिक करते चले जाएं और आपका एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक, तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है 18, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? तो ये बताना है। ऑप्शन सेकंड, इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 19, आचार्य भरत के रस सूत्र, ध्यान से सुने, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन फर्स्ट, अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद शंकुक के सिद्धांत का नाम है और ये कौन है? आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता थे शंकुक। ठीक है, देखो इससे पहले के प्रश्न पत्र में अगर आपने गौर किया हो तो ये सभी कौन थे? जो मिलान वाले प्रश्न थे उनमें पूछे जा रहे थे। अब वही सब किसमें? नॉर्मल प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुछ भी नहीं बदला, बस वही है कि कान को समझ लो, इधर से नहीं उधर से पकड़ लिया, बस बात एक ही है। ठीक, अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है वाला प्रश्न है। I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन इसका सही है क्या? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर।
ये I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक नहीं है, I.A. रिचर्ड्स की। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिर है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, इनके अलावा ये सभी पुस्तक हैं, ये भी पाश्चात्य साहित्य की पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 21 ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर पंक्ति है, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोई करई, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोई करई, परम महासुख एकु कणे, परम महासुख एकु कणे, दूरिये अशेष हरई, दूरिये अशेष हरई। उपर्युक्त दोहे में महासु, उपर्युक्त दोहे में महासुहे का संबंध किस किससे है? ठीक है, तो महासुहे ये दिख रहा है ना ये शब्द, इसका संबंध पूछ रहे हैं किस किस से है, तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन 21 का ऑप्शन थर्ड जो है सही उत्तर है, यानी A, B और C, A, B और C जो है वो सही है। तो क्या क्या है देखते हैं। महासुख, ठीक है, महासुख होगा ये क्योंकि भाषा दूसरी है ना, ठीक, तो ये आदिकालीन भाषा है, तो महासुख महासुहे का तत्सम रूप है। पहली बात, महासुख वज्रयानियों की पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, फिर है प्रज्ञा और योग, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये तीन जो है संबंध है किससे? महासुहे से। ठीक, बाकी डी ऑप्शन संबंधित नहीं है। ठीक है, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 22, ध्यान से सुनेंगे। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरख शब्दों पे ध्यान दें, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ए और सी, ए और सी जो है वो सही हैं। तो देखते हैं ए और सी। नाथ पंथ का हठयोग, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। कैसा है? हृदय पक्ष शून्य है। ऑप्शन सी है, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ठीक है, तो योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो इन पंक्तियों से ये अभिप्राय है। ठीक है, पहली में क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और दूसरा योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ठीक है, बाकी ये दो नहीं है। कौन कौन से नहीं है? जनता हठयोग को पसंद करती थी, ये भी नहीं। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये भी नहीं है। ठीक, प्रश्न संख्या 23, ध्यान देंगे। ना नगरी काया विधि कीन्हे, ना नगरी काया विधि कीन्हा, ले खोज खोजा पावा तेई चिन्हा, ले खोजा पावा तेई चिन्हा, पई सुठी अगम पंथ बड़बाका, पई सुठी अगम पंथ बड़बाका, तस मार्ग जस सुई का नाका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चरी बसेरे जाई पहुंचा, चरी बसेरे जाई पहुंचा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, बी और सी सही हैं। ठीक है, बी और सी जो हैं ये सही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंटेंट छोटा कर दिया है मैंने। ठीक, तो क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं, पहली बात। दूसरा क्या है? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान हैं। ये 2 कथन सही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से कही गई हैं। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय हैं। ठीक है, ये शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियां हैं जिनमें चारी बसेरे का मतलब ये है। तो 4 तो ये हो गए योग के अंग और 4 हो गए ये सोपान। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न है 24, ध्यान से देखें। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरई अजहू बानारसी आसपासा, फिरई अजहू बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडौती, आचार सहित विप्र करही दंडौती, तिन तनई रविदास दासानुदासा, तिन तनई रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ये बताना है। ठीक, तो प्रश्न 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी। ठीक है, ये भाव हैं इसके अंतर्गत। तो देखते हैं कौन कौन से। एक तो लोक व्यवहार, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा विनय। ये 3 भावों की अभिव्यंजना उक्त कथन में हुई है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 देखें। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लाहा है, संत कहंत जे अंतु लाहा है, ताको सही सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, ताको सही सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवन जान न जान्यो, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है, तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में, कौन सी? तीसरी पंक्ति, ये वाली पंक्ति। ठीक है, इस पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तो इतना तो पता है कि ये तुलसीदास की पंक्ति है, इतना हमें पता चल गया। अब कहना क्या चाह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। तो इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं ऑप्शन सेकंड पहले तो इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के अनुसार ए और बी जो है ये कथन सही है। ठीक, तो क्या क्या है? उन्होंने अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, जबकि वे स्वयं महागवार हैं। ये 2 बातें उन्होंने कही है। जैसा कि इसमें गुमान शब्द है और जैसा कि इसमें गवार शब्द है, इससे ये पंक्ति स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय किससे हैं? ठीक है, तो आशय बताना है जो पंक्ति है ना उससे। ठीक है, तो क्या है पहले पंक्ति देखते हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं उद्धव। ठीक है, ये कह रही हैं गोपियां। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं उद्धव, तिरछे हवई जो अड़े। ये तो हमारे कृष्ण जो हैं, माखन चोर जो हैं, हमारे हृदय में ऐसे तिरछे होके खड़े हो गए हैं, तो अब ये कैसे निकलेंगे उद्धव, ये बता दो। ठीक, तो ये अर्थ है। तो अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, ए, सी और डी, ए, सी और डी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका अर्थ। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, पहली बात। दूसरा है वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। तो तिरछे होकर खड़े हैं, इसका मतलब ही यही है कि वो दिल में बसाए रखना चाहती हैं। वो निकलेंगे ही कैसे जब गोपियां उन्हें निकालना ही नहीं चाहती। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव सा है। ठीक है, तो ये बात है, ये अर्थ है इस पंक्ति का। अगला प्रश्न है दोस्तों 27, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या हैं? रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या है ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए क्या है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, रीति मुक्त काव्य। दूसरा क्या है? मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत काव्य है रीति मुक्त कविता। ठीक है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। कौन? रीति मुक्त कविता। तो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक, बाकी अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 28, किंसुक पुंज से फूली रहे सु लगी उर दो जू वियोग तिहारे। किंसुक पुंज से फूली रहे सु लगी उर दो जू वियोग तिहारे। माँ तो फिरई ना घिरई अबलानी पई जान मनोजियों डारत मारे।
जान मनोजियो डारत मारे, हवई अभिलाषिनी पात निपात, कढ़े हिये सूल उसासिनी डारे। हवई अभिलाषिनी पात निपात, कढ़े हिये सूल उसासिनी डारे। है पतझार बसंत दुहू, है पतझार बसंत दुहू, घन आनंद एक ही बार हमारे। ठीक है, इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं तो ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, ए, बी और सी जो है सही है। ठीक है, ए, बी और सी सही है। क्या सही है इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ए, बी और सी, प्रश्न 28। ठीक, ए, बी और सी उक्ति वैचित्र्य है, उक्ति चमत्कार है, उक्ति विपर्यय है। ये तीन रूप जो हैं व्यक्त हुए हैं किसके, भाव अभिव्यंजना के। प्रश्न संख्या 29 ध्यान से देखें। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है तो ये बताना है। मीराबाई के पदों में मुख्य है, प्रश्न 29 के अनुसार ऑप्शन सेकंड सही है, ए, सी और डी। ए, सी और डी। तो देखते हैं क्या क्या मुख्य है। अपूर्व भाव विह्वलता, अपूर्व भाव विह्वलता, दूसरा आत्मसमर्पण, तीसरा वाग भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यंजना। ये तीन बातें हैं जो मीराबाई के पदों में मुख्य हैं। ठीक है, भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यंजना, आत्मसमर्पण, अपूर्व भाव विह्वलता। ठीक, बाकी रहस्यानुभूति नहीं है। रहस्य होती तो मीरा सबके सामने ऐसे अपना घर बार छोड़ के थोड़ी ना आ जाती, तो वो तो मन में ही करती रहती, छिपाए रखती अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति। पर उन्होंने तो समस्त जो व्यवस्था है, ठीक है ना, गृहस्थ जीवन की, उसको ही नकार दिया, घर बार छोड़ के आ गई। ठीक है, कृष्ण के रंग में रंग गई। ठीक है ना, तो ये रहस्यानुभूति इसमें नहीं है। ठीक, प्रश्न संख्या 30 ध्यान से देखें। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ या किस में मिलता है तो देखते हैं यह किस रूप में किया जाता है। आधे अधूरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन्हें हमें पूरा करना है। तो ऑप्शन 30 के अनुसार प्रश्न 30 के अनुसार ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। इसका सही उत्तर ए, बी और सी, ए, बी और सी। देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। पहली बात, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से होता है। ये भी सही है। ठीक है, जो नहीं है वो सुनो। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये कथन पूर्णतः गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर से संबंध बताना है। ऑप्शन इसका सही है सेकंड, ए, बी और सी। ए, बी और सी देखते हैं। ए, बी और सी, इन तीन बातों से रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है। अब वो तीन बातें पढ़ लेते हैं। कामाध्यात्म की समस्या, पहली बात। दूसरा, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ। तीसरा, युद्ध दर्शन। ठीक है, काम आध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, तीसरा है युद्ध दर्शन। ये सभी क्या हैं, इन सभी से रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है। ठीक, प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है। ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं अज्ञे से किसका संबंध है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है ए, सी और डी। ए, सी और डी से अज्ञे का संबंध है। क्या क्या है, आत्मचेतस, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ठीक है, आत्मचेतस, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, इन तीनों से अज्ञे का संबंध है। बाकी विचार कविता से अज्ञे का संबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 33। ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र बताने हैं। तो देखते हैं, कोड में देखते हैं पहले क्या सही है। ऑप्शन
सेकंड इसका सही उत्तर है, बी और सी, यानी पंडित बुद्धिराम और अमीना। ठीक है, अमीना ईदगाह की पात्र हैं। ठीक है, और पंडित बुद्धिराम, ये दो लोग हैं जो कि प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। कौन कौन? पंडित बुद्धिराम और अमीना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको पता हो लहना सिंह और सुनंदा किस कहानी की पात्र हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 34, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और डी। ए, बी और डी ये प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र पूछे जा रहे हैं। तो एक हो गए कृष्णचंद्र, एक हो गई सोफिया, एक हो गए गजाधर। ठीक है, ये तीनों जो हैं प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। बाकी हरि प्रसन्न जो हैं किसके पात्र हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से एक बात कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाते। ठीक है ना, तो अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो भी ठीक, वीडियो तो अपलोड होंगे। ठीक, खैर अगला प्रश्न देखते हैं 35, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह बताने हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, ए और सी। ए और सी जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं, जिसमें पहला आलोक पर्व और दूसरा विचार और वितर्क। ठीक है, आलोक पर्व और विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ठीक है, दलित आत्मकथाएं बतानी है कौन सी रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, ए और सी। ए और सी, अपने अपने पिंजरे, सी मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, ये दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, ये दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, आत्मकथाएं एक बार पढ़कर देखिए दलितों की, आपको लोगों के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा, दृष्टिकोण मिलेगा कि लोगों की जो हमें दिखता है असल में वास्तविकता क्या है, उससे आपका परिचय होगा। तो ज़रूर पढ़िए अगर कभी समय मिले तो, फिलहाल तो पेपर पास कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 37, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? ठीक है, यथार्थवाद क्या होता है? तर्क पर आधारित, वैज्ञानिक सोच पर आधारित। ठीक है, तो तर्क आधारित हो जो जिससे बौद्धिकता का संबंध हो सीधा सीधा, यथार्थवाद। ठीक, तो प्रश्न 37 का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी। ए और बी यानी मादाम बावेरी और जॉन लॉक। ठीक है, मादाम बावेरी और जॉन लॉक। ठीक है, तो ये कौन है? इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इसको मैडम बेवेरी। ठीक है, जॉन लॉक। तो ये इनका संबंध यथार्थवाद से है। ठीक है, बाकी सैमुअल पी हंटिंगटन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, स्ट्रॉस, तो ये इनका संबंध किससे है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सर्च करेंगे आपका ज्ञान में उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, बी और डी। ठीक है, संग्राम और प्रेम की वेदी, पी और डी जो हैं ये प्रेमचंद के नाटक हैं। कौन कौन से? संग्राम और प्रेम की वेदी। इनके अलावा डिक्टेटर और बड़े खिलाड़ी किसके नाटक हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। प्रश्न संख्या 39,
साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है साधारणीकरण के विषय में, ठीक है। ऑप्शन इसका सही है दोस्तों थर्ड, बी और सी सही हैं, ठीक है, बी और सी। तो साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, पहली बात। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, दूसरी बात। तो ये दो बातें हैं जो साधारणीकरण के संदर्भ में सही हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 40, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं, ठीक है, ये बताना है। तो काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं ये बताना है। ऑप्शन इसका सही है दोस्तों सेकंड, सी और डी। सी और डी जो है वो सही है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। किस पर आधारित है? लक्षण लक्षणा पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 है, गौर से देखें क्या है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो बताएंगे सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम, ठीक है, ध्यान रखें। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन फोर्थ जो है सही उत्तर है। सबसे पहले चंदायन, जिसे हम लोरकहा भी कहते हैं, फिर है मृगावती, फिर चित्रावली उस्मानगी, फिर है अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, ठीक है। तो चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी रचनाएं हैं सूफी, ठीक है, जो कि सही अनुक्रम में है रचना काल की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 42, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। गुरु नानक सबसे पहले, फिर दादू, फिर मलूक दास और अंत में सुंदर दास, ठीक है। गुरु नानक, दादू, मलूक दास, सुंदर दास, ये सभी संत कवि हैं जिनका जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 43, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरती मिश्र। भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरती मिश्र, ठीक है, ये सभी रीति ग्रंथकार हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं जन्म काल के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 44, ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। 44 का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही, फिर रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है, ध्यान रखना जन्म काल के अनुसार ये कवियों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 45, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है सेकंड, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। ध्यान से सुने, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, फिर उर्वशी, ठीक है, ध्यान रखना प्रकाशन काल के अनुसार। अगला प्रश्न है 46, ध्यान दें, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, ठीक है, ये सभी प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ध्यान दे दोस्तों जरा, इसका सही उत्तर है 3, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा, ठीक है, तो
तो ये ध्यान रखें, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है। अलग अलग कवियों की कविताएं हैं ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन क्या सही है इसका? ऑप्शन फर्स्ट जो है सही उत्तर है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी, फिर उसने कहा था, राजा निर्बंसिया, फिर है परिंदे। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया, फिर है परिंदे, ये कहानियों का सही अनुक्रम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, ध्यान से देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। फिर से देखें, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 51, ध्यान से देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन, इसका सही है क्या? 51 का फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही है। सबसे पहले कलम का सिपाही, फिर कलम का मजदूर, फिर आवारा मसीहा, फिर है व्योमकेश दरवेश। ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 52, ध्यान दें दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले सेतुबंध, फिर 8वां सर्ग, फिर एक दूनी एक, फिर रति का कंगन। ठीक है, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, फिर रति का कंगन। ठीक है, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 53, ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों कौन कौन सी? ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। फिर से सुने, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न संख्या 54, ध्यान दे दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सेकंड, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला, फिर है नई कविता। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। ठीक। प्रश्न संख्या 55, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले वामन, सबसे पहले तो नहीं, ठीक है, ऐसे याद रखो, क्रम पूछा जा रहा है। वामन, कुंतक, मम्मट, फिर विश्वनाथ। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, ये सभी क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं दोस्तों, 56 से 75 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं।
इसमें एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 56 स्थापना। गौर करना, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। ठीक है, तर्क है दोस्तों क्या, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही और तर्क भी सही। प्रश्न संख्या 57 स्थापना है दोस्तों, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ए सही और आर सही, यानी स्थापना भी सही और तर्क भी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 स्थापना। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, यानी स्थापना भी सही, तर्क भी सही। प्रश्न संख्या 59 स्थापना है दोस्तों, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ए और आर गलत हैं। ठीक है, ए गलत, आर भी गलत। ठीक है, ए भी गलत और आर भी गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 ध्यान देंगे। स्थापना है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क क्या है दोस्तों? क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। उत्तर है इसका सही दोस्तों सेकंड, ए गलत और आर सही, यानी स्थापना गलत है और तर्क हमारा सही है। प्रश्न संख्या 61 ध्यान दें। स्थापना वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। ठीक है, फिर से सुने। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क है दोस्तों, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ठीक है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ठीक, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन थर्ड, ए गलत और आर गलत, यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 स्थापना। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावों का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। ठीक है,
किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क है दोस्तों, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। ए गलत और आर सही, यानी ए गलत है और आर हमारा सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 63, ध्यान से देखें। स्थापना, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। ठीक है। तर्क है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ। ए और आर गलत, दोनों ही गलत हैं ये। ठीक है। स्थापना भी गलत, तर्क भी गलत। प्रश्न संख्या 64, ध्यान दें। स्थापना, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। ठीक है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। कितनी प्यारी बातें हैं, है ना। तर्क देखते हैं। क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। ठीक है। क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट, ए सही और आर सही। ठीक है। यानी स्थापना भी सही, तर्क भी सही। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, ध्यान देंगे। स्थापना है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। ठीक है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क क्या है? क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ठीक है। नाटक जो है जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क है, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। ए सही और आर सही, दोनों ही सही हैं। ठीक है। स्थापना भी सही और तर्क भी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, ध्यान देंगे दोस्तों। स्थापना, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। कविता में चित्रित प्रेम कैसा होता है? निजी होता है। और तर्क है दोस्तों, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ठीक है। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन थर्ड। इसका सही उत्तर है ए गलत और आर गलत। ए गलत और आर गलत, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। स्थापना, तर्क दोनों ही गलत। प्रश्न संख्या 67, स्थापना है दोस्तों, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क क्या है दोस्तों? क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। ए सही और आर गलत, यानी कि ए सही है और आर हमारा गलत है। ठीक है। स्थापना सही, तर्क गलत। प्रश्न संख्या 68, स्थापना है दोस्तों, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है। क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन थर्ड। इसका सही उत्तर है ए गलत और आर सही, यानी स्थापना गलत और तर्क हमारा सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 69, ठीक है। स्थापना है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम
और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद कैसा काव्य है? शुद्ध लौकिक और प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क क्या है दोस्तों? इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 4, ए गलत और आर गलत। ए भी गलत और आर भी गलत। ठीक है, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। प्रश्न संख्या 70, स्थापना देखें। भक्ति कोश कौन सा? भक्ति कोशा पुरानुर उक्ति ईश्वरे। ठीक है, कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे, पर कोई नहीं, पढ़ते हैं इसको। भक्ति कोशा पुरानुर उक्ति ईरेश्वर कहा गया है। ठीक है, देखो दोस्तों कुछ इस तरह से है, फिर से पढ़ते हैं इसको। भक्ति कोशा परानुरुक्ति ईश्वरे। ठीक है, कहा गया है। तर्क है दोस्तों, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा भी माना गया है। ठीक है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा भी माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका सही है। ए सही और आर सही, यानी कि स्थापना भी सही, तर्क भी सही। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 है दोस्तों। स्थापना ध्यान दें। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। फिर से सुने। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है। क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ए सही और आर भी सही। ठीक है, यानी स्थापना भी सही और आर भी सही। ठीक है, तर्क भी सही। प्रश्न संख्या 72, स्थापना है दोस्तों। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क है क्योंकि यह द्वैधी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। फिर से सुने। क्योंकि यह द्वैधी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिकता कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ए गलत और आर सही। ठीक, तो ए यानी स्थापना गलत है, जबकि तर्क हमारा सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 73 ध्यान देंगे। स्थापना है दोस्तों। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है और तर्क हमारा गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 74, स्थापना। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्य के परिवर्तन का पर्याय है। ठीक है, तर्क क्या है? क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ठीक है, अगर बदलाव की प्रक्रिया है तो उसमें हर युग आधुनिक होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3 इसका सही है। ए सही और आर भी सही, यानी स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। प्रश्न संख्या 75, स्थापना देखें दोस्तों। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा, लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। फिर से सुने। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क क्या है?
साथ ही उसमें बेक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। ठीक है, एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ए सही और आर गलत, यानी ए सही है हमारा, आर जो है वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में बोलियां हैं दोस्तों, सूची 2 में क्षेत्र हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके अनुसार मिलान करेंगे। सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन 4 बिजनौर। ठीक है, खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। फिर है ब्रज भाषा, ये कहाँ बोली जाती है? आगरा में बोली जाती है ब्रज भाषा, आगरा, वृंदावन, मथुरा, ये सब में। ठीक है, फिर है बांगड़ू। बांगड़ू कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है करनाल में बांगड़ू। ठीक है, ध्यान रखना, बांगड़ू कहाँ? करनाल में। फिर है दोस्तों अवधी, ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है सुल्तानपुर में। ठीक है, सुल्तानपुर में बोली जाती है अवधी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो काव्य भाषाएं हैं सूची 1 में, सूची 2 में रचनाएं हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले है ए। इसका उत्तर पहले बता देते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। देखते हैं मिलान। तो ऑप्शन ए अवहट। ठीक है, अवहट से संबंधित कौन सी रचना है? इसका सही उत्तर है 3 कीर्ति लता। ठीक है, फिर है ब्रज भाषा, इसमें कौन सी है रचना? इसमें है भंवर गीत, ब्रज भाषा में है भंवर गीत। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी अवधी। अवधी में कौन सी पुस्तक है रचना? मधु मालती। ठीक है, मधु मालती मंजन की। फिर है दोस्तों खड़ी बोली। खड़ी बोली में कौन सी है रचना? ऑप्शन 2 प्रिय प्रवास हरिओद की। ठीक है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी है ये। ठीक, प्रिय प्रवास, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 78, ध्यान दें। निम्नलिखित पंक्तियों को रचयिताओं के साथ मिलाना है। सूची 1 में पंक्ति है, सूची 2 में रचयिता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, देखते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 2। ठीक है, कण्हेपा की पंक्ति है। फिर है का तरवर पंच बिड़ाल। का तरवर पंच बिड़ाल, ये किसकी है? ऑप्शन 1 लुईपा की पंक्ति है ये। ठीक है, लुईपा। फिर है कड़वा बोल न बोलिस नारी। कड़वा बोल बोलिस न नारी, ये किसकी पंक्ति है? ये है नरपति नाहले की। ठीक है, नरपति नाहले। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्ति किसकी है? ये है अमीर खुसरो की। ठीक है, अमीर खुसरो की पंक्ति। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां हैं सूची 1 में और सूची 2 में रचनाकार हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन इसका सही कौन सा है। पहली बात, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले है उत्तर तो 4 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ए ओनई घटा परी जग छाहा। ओनई घटा परी जग छाहा, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो पंक्ति है दोस्तों जायसी की। ठीक है, जायसी की पंक्ति है ये। फिर है आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो राम। ठीक है, कुछ इस तरह से पंक्ति है ये, आवत जात पनैया टूटी। ठीक है, ये किसकी है? ये ऑप्शन 2 कुंभन दास की पंक्तियां हैं ये, कुंभन दास। फिर है अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन 1 सूरदास की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, सूरदास। ऑप्शन डी कीर्ति भनीति भूति भल सोई। कीर्ति भणिति भूति भल सोई, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्ति है दोस्तों तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को सूची 1 में दिया है, उससे संबंधित कवियों को सूची 2 में दिया है, सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सबसे पहली बात ए यानी 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से संबंधित कवि कौन है तो ये बताना है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है रैदास। ठीक है, फिर है विशिष्टाद्वैतवाद, इससे किसका संबंध है तो ऑप्शन 5 तुलसीदास। तुलसीदास का संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से। फिर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद से किसका संबंध है ऑप्शन 4 कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास से संबंध है शुद्धाद्वैतवाद का। फिर है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय से किसका संबंध है ऑप्शन 2 हरिदास का। ठीक है, हरिदास का संबंध है। प्रश्न 84 आपके सामने है दोस्तों। कंटेंट थोड़ा छोटा है, ध्यान रखिए। काव्य पंक्तियां हैं सूची 1 में, फिर है रचनाकार, सुमेलित करना है। तो ध्यान से देखें। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, ये काव्य पंक्ति किसकी है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, निराला। निराला की पंक्ति है क्या, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। फिर है ऑप्शन बी, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ठीक है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ठीक है, तो किसकी पंक्ति है ये पंक्ति है दोस्तों किसकी, महादेवी वर्मा की। ठीक है, ढूंढ रही हूँ इससे पता चल रहा है कि किसी महिला की है ये पंक्ति। ठीक है, तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन में बाकी सभी पुरुष हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। कितनी सुंदर पंक्ति है, बेहद खूबसूरत। ठीक है, किसकी है ये तो ये है दोस्तों अज्ञे की। ठीक है, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ और रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, तो ये अज्ञे की पंक्ति है। फिर है डी, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड, सदृश्य था स्पष्ट भाल। सदृश्य था स्पष्ट भाल। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रसाद की पंक्ति। प्रश्न संख्या 85, ध्यान से सुने। निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो फिर से देखें दोस्तों, क्या है, पात्र हैं सूची 1 में और यहाँ पे क्या है, काव्य कृतियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं ए,
कर्ण, कर्ण पात्र हैं किसके दोस्तों? ये पात्र हैं रश्मि रथी के। कौन? कर्ण। फिर है कमला, ये पात्र हैं किसकी? कमला प्रलय की छाया की पात्र हैं। फिर है औशीनरी, औशीनरी किसकी पात्र हैं? तो ये पात्र हैं दोस्तों उर्वशी की। किसकी? उर्वशी की। फिर है दोस्तों डी राहुल, राहुल पात्र हैं किसके? राहुल पात्र हैं दोस्तों यशोधरा के। ठीक है, यशोधरा के। तो ये आपके सामने है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 86, ध्यान से सुने। निम्नलिखित कवियों को, सूची 1 में जो कवि हैं और सूची 2 में रचनाएं हैं, तो सुमेलित करना है। देखते हैं इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए अज्ञेय। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए अज्ञेय। इनकी कृति कौन सी है? ऑप्शन थर्ड, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, ये अज्ञेय की रचना है। फिर है बच्चन, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है सतरंगिनी, सतरंगिनी। ठीक है, बच्चन की। फिर है रघुवीर सहाय, इनकी कौन सी है? रघुवीर सहाय की है सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, फिर है डी सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो ये सारी काव्य कृतियां हैं जो कि कवियों की हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों 87, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर वैसे है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आंदोलन देखते हैं। तो सबसे पहले है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े थे अकविता से। लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध किससे है? अकविता से है। ठीक है, फिर है नरेश, नरेश का संबंध किससे है? इनका संबंध है नकेनवाद से। ठीक है, किससे? नकेनवाद से। नकेनवाद, न से नरेश, न से नकेनवाद। फिर है सी शंभुनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है ऑप्शन फर्स्ट नवगीत से। किससे? नवगीत से। फिर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल का संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है प्रगतिवाद से। ठीक है, तो ये कुछ आंदोलन हैं जिनसे निम्नलिखित कवियों का संबंध है, तो आपके सामने है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले सूची 1 में कहानियां हैं और सूची 2 में पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर होगा दोस्तों सही ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सबसे पहले है आकाशदीप, आकाशदीप के पात्र कौन है? इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त। ठीक है, बुद्धगुप्त पात्र हैं किसके? आकाशदीप के। फिर है दोस्तों दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत के पात्र कौन है? ऑप्शन फोर्थ अतुल। ठीक है, फिर है उसने कहा था, उसने कहा था के पात्र कौन है? इसके पात्र हैं दोस्तों बोधा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह, ध्यान रखें। फिर है गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन किसके पात्र है? गैंग्रीन पात्र है दोस्तों ऑप्शन सेकंड मालती के। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला है। गैंग्रीन कहानी की पात्र है मालती, उसने कहा था के पात्र हैं बोधा सिंह, दिल्ली में एक मौत के पात्र हैं अतुल और आकाशदीप के पात्र हैं बुद्धगुप्त। ठीक है, ऐसे है ये प्रश्न। प्रश्न 89, ध्यान से देखें। निम्नलिखित उपन्यासों को सूची 1 में दिया है, उनके वर्ण्य विषयों को सूची 2 में दिया है, सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही रहेगा। ठीक है, उनके अनुसार है सबसे पहले अजय की डायरी, उपन्यास जो है अजय की डायरी, नाम है डायरी लेकिन ये एक उपन्यास है। ठीक, तो अजय की डायरी में वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका वर्ण्य विषय है ऑप्शन फोर्थ विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है किसमें? अजय की डायरी में। फिर है दोस्तों अंतराल, अंतराल में किसका वर्ण्य विषय है? तो अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता बताई गई है, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। फिर है दोस्तों बसंती, बसंती में किसका वर्णन है? तो इस बसंती में वर्णन है किसका? 5 महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है बसंती में। ठीक है, फिर है महाभोज,
महाभोज में किसका वर्णन है? समकालीन राजनीतिक परिवेश का, समकालीन राजनीतिक परिवेश का वर्णन है महाभोज में। ठीक है। प्रश्न संख्या 90, ध्यान देंगे। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 दी हुई है, निबंध है जिसमें, सूची 2 में लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 3। ठीक है, थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, प्रश्न भी तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो निम्नलिखित निबंधों को मिलाते हैं लेखकों से। देखेंगे ऑप्शन 3 के अनुसार कहानी कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी निबंध जो है उसके लेखक कौन हैं? तो कहनी अनकहनी लेखक के निबंध हैं दोस्तों धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती का निबंध है। फिर है गंधमादन, गंधमादन निबंध के कौन है निबंधकार? तो निबंधकार हैं दोस्तों ऑप्शन 3 कुबेरनाथ राय। ठीक है, फिर है दोस्तों जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, ये किसका निबंध है? तो ऑप्शन 1 शरद चंद्र जोशी का निबंध है जीप पर सवार इल्लियां। फिर है ऑप्शन डी मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर किसका निबंध है दोस्तों? ये है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है मिट्टी की ओर। प्रश्न संख्या 91, ध्यान से देखें। निम्नलिखित स्त्री पात्रों, कौन से पात्रों? स्त्री पात्रों को उनके संबद्ध नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में स्त्री पात्र हैं, सूची 2 में संबद्ध नाटक हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन इसका सही है 3। ठीक है, उत्तर देखते हैं। ए उर्वी, उर्वी किसकी पात्र है नाटक की? तो उर्वी पात्र हैं दोस्तों पहला राजा। ठीक है, पहला राजा की पात्र हैं उर्वी। ठीक, फिर है दोस्तों बी सुंदरी, सुंदरी किसकी पात्र हैं? तो सुंदरी पात्र हैं किसकी? लहरों के राज हंस की पात्र हैं सुंदरी। ठीक है, देखो सारी महिला पूछ ली गई हैं, ऐसे ही पुरुष भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है ये चीज देखो, तो हर नजरिए से आपको स्टडी करनी है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी वेणुरति, वेणुरति पात्र हैं किसकी? सूर्यमुख की, सूर्यमुख की पात्र हैं वेणुरति। फिर है ऑप्शन डी देवसेना, देवसेना किसकी पात्र हैं? देवसेना पात्र हैं दोस्तों स्कंद गुप्त की। ठीक है, ध्यान रखना स्कंद गुप्त की पात्र हैं देवसेना। प्रश्न संख्या 92, ध्यान दें। निम्नलिखित उपन्यासों को संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, ऑप्शन सही है इसका दोस्तों, ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, इसके अनुसार देखेंगे सूची 1 में सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा के पात्र कौन है? ऑप्शन 4 मणिक मुल्ला। ठीक है, फिर है मैला आंचल, इसके पात्र कौन है? इसके पात्र हैं ऑप्शन 3 विश्वनाथ प्रसाद, मैला आंचल के पात्र। फिर है दोस्तों 1 इंच मुस्कान, ये इसके पात्र कौन है? 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं रंजना। ठीक है, फिर है ऑप्शन डी तमस, तमस के पात्र कौन है? तो इसके पात्र हैं दोस्तों नत्थू, कौन? नत्थू। ठीक है, तमस के पात्र हैं नत्थू। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। ठीक है, तो देखते हैं, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 के अनुसार मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम हशमत, हम हशमत की लेखिका कौन है? तो हम हशमत की लेखिका है कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती। फिर है बच्चन निकट से, बच्चन निकट से के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 अजीत कुमार, अजीत कुमार इसके लेखक हैं। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ये इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर है चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न संख्या 94, ध्यान देंगे। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। ठीक है, ये चीज याद रखें।
अब हम मिलान करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले है ए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये काव्यांश किसका, इसमें निहित अलंकार कौन सा है? तो इसमें निहित अलंकार है दोस्तों श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार है इसमें। फिर है ऑप्शन बी, बंसी धुन सुनी ब्रिज वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगनी भूजन लपेटे हार। ठीक है, बंसी धुन सुनी ब्रिज वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगनी भूजन लपेटे हार। ठीक है, तो ये किसकी इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है असंगति। ठीक है, असंगति अलंकार है इसमें। फिर है ऑप्शन सी, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। ठीक है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कितना डीप प्रश्न पूछा गया है। इसमें अलंकार है अन्योक्ति। ठीक है, अन्योक्ति, ध्यान रखें दोस्तों। फिर है दोस्तों डी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों किसकी? रूपक की। ठीक है, ध्यान रखें, रूपक की पंक्ति है ये, मतलब रूपक की पंक्ति नहीं है, रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार, ध्यान रखें दोस्तों। निर्देश हैं आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखें। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 96 से 100 के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अवतरण आपके सामने है। अब इसको चलिए हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, काफी लंबा वीडियो हो रहा है ये। तो सौंदर्य किसे कहते हैं? प्रकृति, मानव जीवन और ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? इस आपत्ति का उत्तर यह है कि कला में कुरूप और असुंदर विवादी स्वरों के समान है, जो राग के रूप को निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है या असुंदर? जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर? सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न? दुखांत नाटकों अथवा करुणा रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। इसके सिवा इस तरह के साहित्य में हम बहुधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों से वीरतापूर्ण संघर्ष करते हुए पाते हैं। संघर्ष का यह उदात्त भाव दुख की अनुभूति को सीमित कर देता है। वीर मनुष्यों का यह संघर्ष हमें अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग करता है। उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तथा पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। उनकी वेदना हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आनंद को इस व्यापक रूप में लें, उसे इंद्रिय जन्य सुख का पर्यायवाची ही ना मान लें।
तो हमें करुणा और विभत्स के चित्रण में सौंदर्य के अभाव की प्रतीति न होगी। ठीक है, तो ये था हमारा अवतरण। तो चलिए इससे संबंधित अब हम देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 96, साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि के बाद हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड, कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। ठीक है, साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है इसी वजह से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है बताना है, उत्तर इसका सेकंड सही है। दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। मानव करुणा का प्रसार होता है। ठीक है, दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से। प्रश्न संख्या 98, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 98, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, ये कथन सही नहीं है। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, ये कथन सही नहीं है। बाकी वीर मनुष्यों की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत स्थितियों में संघर्षरत होता है। संघर्ष का औदात्य दुख की सीमित करता है। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 99, ध्यान देंगे। दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या होता है। तो दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार है दोस्तों ऑप्शन 3, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। ये आधार है किसका, दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का। प्रश्न संख्या 100, ठीक है, करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है, इसीलिए करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।